स्वागत दोस्तों आपका अपने जलवायु के सदा के सामने यहाँ पर चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ओर से एक ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों, जिसके बाद से पूरे एनडीए गठबंधन वालों की हालत खराब है। बताएंगे कैसे कम से कम 40 सांसदों को उड़ा लेकर जाने वाला है इंडिया गठबंधन। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर वोट चोरी के लग रहे आरोप के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं हो पाएगा कोई मुकदमा दर्ज। बताएंगे इस तरीके का कानून लाने की चल रही है बड़ी तैयारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया जोरदार तरीके का हंगामा। बताएंगे पूरी रात कांग्रेस के कार्यकर्ता, खासकर जो नेता है दोस्तों, चुने गए विधायक है, वो सदन के अंदर बैठे रहे और जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत भी विफल हो गई है दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से है ये बड़ी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सारी बड़ी खबरें। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं देश का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आरएसएस से आने वाले व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बी सुदर्शन रेड्डी को अगला देश का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या आप किसी संघ से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के तौर पर देखते हैं या फिर देश के पढ़े लिखे नेताओं में से एक, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज रहे बी सुदर्शन रेड्डी जैसे लोगों को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के बाद बीजेपी को जबरदस्ती इस्तीफा लेना पड़ा दोस्तों। इस तरीके की कई सारी जानकारियां सामने आ रही है। इसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों के ऊपर दबाव था कि वो ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का अगला उम्मीदवार बनाए जो आरएसएस से जुड़ा हो, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी से कभी बगावत ना करे, जैसे जगदीप धनखड़ ने बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार्डकोर आरएसएस के नेता सीपी राधाकृष्णन को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया दोस्तों। जैसे ही ये घोषणा सामने आई, वैसे ही अब इंडिया गठबंधन की ओर सबकी नजर गई दोस्तों कि आखिर इंडिया गठबंधन क्या करेगा। इसके बाद बीते दिन इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में सारी पार्टियों ने बैठक की दोस्तों, और बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि बीजेपी क्योंकि दक्षिण भारत से अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो फिर इंडिया गठबंधन भी दक्षिण भारत से अपना उम्मीदवार उतारेगा दोस्तों। और एक दिन पहले चर्चा चलती रही कि डीएमके के राज्यसभा के सांसद को अगला उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन बना देगी। हालांकि दोस्तों बाद में इंडिया गठबंधन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने सोचा कि क्यों किसी पार्टी के नेता को आगे किया जाए। अगर इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी के नेता को चुनाव लड़ाएंगे तो इसका मतलब एनडीए में सब लोग एकजुट हो जाएंगे, और अगर एनडीए में अभी की स्थिति में सब एकजुट हो जाते हैं तो फिर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना आरएसएस के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना देगी दोस्तों। इसके बाद इंडिया गठबंधन के लोगों ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला दोस्तों, और इसके बाद इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि एक ऐसे व्यक्ति को आगे करते हैं जो किसी पार्टी से जुड़ा ना हो, बल्कि उसने भारत के अंदर बड़े बड़े स्तर पर सेवा दिया हो। और इसके बाद नाम सामने आता है दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बी सुदर्शन रेड्डी का दोस्तों। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के न्यायविद रहे हैं, यानी जुडिशरी से जुड़े रहे हैं दोस्तों। भारत के कानून नियम सबको जानते हैं। 2007 से 2011 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं दोस्तों। इससे पहले गुवाहाटी के हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं दोस्तों। उनका जन्म 18 जुलाई 1946 में हुआ था आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी वो जन्म से ही आंध्र प्रदेश के लाल है दोस्तों, यानी माटी पुत्र है, आंध्रा के धरती के लाल है, और किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है दोस्तों। तो सारी पार्टियों के पास स्कोप है उनको समर्थन करने का, और इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ा खेला कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 25 लोकसभा की और 11 राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों, और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में समर्थन देने वाले टीडीपी पार्टी के पास लोकसभा में 16 सीटें हैं दोस्तों। वाईएसआरसीपी के पास 4 है, भारतीय जनता पार्टी के पास 3 है, और जनसेना के पास 2 सीटें हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 25 सीटें लोकसभा की और 11 सीटें राज्यसभा मिलाकर टोटल आंध्र प्रदेश की 36 सीटें अपने लाल को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गई है दोस्तों। यानी जिस टीडीपी के कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार चला रही है दोस्तों, उस टीडीपी को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से मजबूर कर दिया है कि वो आंध्रा के लाल बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में वोट डाले दोस्तों। इसके बाद अब जबरदस्त तरीके का खेला इंडिया गठबंधन के करते ही बीजेपी और एनडीए गठबंधन वाले बुरी तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों। आपको बता दें कि अब वाईएसआरसीपी से लेकर टीडीपी पार्टी और जनसेना पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अभी के समीकरण की बात करें तो इंडिया गठबंधन काफी अच्छी स्थिति में पहुंच गई है दोस्तों। आपको बता दें कि जो समीकरण के साथ मैदान में उतरे हैं कि आंध्रा के सारे सांसदों को इंडिया के उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा कर दो, बाकी पूरा देश की इंडिया सरकार यानी इंडिया गठबंधन के लोग तो एकजुट होकर अपने उम्मीदवार के साथ में खड़े हैं ही, तो पूरी समीकरण पलट जाएगी दोस्तों। और बिल्कुल वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं कि कम से कम 36 सांसदों को सीधा टारगेट करते हुए जो इंडिया गठबंधन से जुड़े नहीं है, ये फैसला लिया गया है और सुदर्शन रेड्डी को जिम्मेदारी दी गई है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से खेला होने के संकेत तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर
राहुल गांधी पूरे देश भर के अंदर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर वोट चोरी के गंभीर आरोप के बीच में आज संसद के अंदर एक ऐसा बिल सामने आ सकता है दोस्तों जिसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ फिर से लोगों का गुस्सा देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि एक बिल आने वाला है, ऐसा दावा सामने आया है और बताया गया है कि देश के प्रधानमंत्री और किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को गंभीर आरोप लगने के बावजूद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरीके का नियम बना रही है मोदी सरकार और इसे आज ही पास कराया जा सकता है दोस्तों। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को किसी भी बड़े कांड में गिरफ्तारी से बचाने के लिए ये नियम लेकर आया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी को घेर रहा है दोस्तों, ये डर के कारण इस तरीके का कानून लेकर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता, चाहे कोई क्रिमिनल मामला या सीरियस मामला क्यों ना हो। अब ये खबर सामने आने के बाद दोस्तों दाल में कुछ काला नजर आने लगा है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल के द्वारा किए जा रहे गुंडागर्दी को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे उत्तराखंड के विधानसभा के अंदर जोरदार तरीके का हंगामा किया गया दोस्तों। उत्तराखंड के विधानसभा के सत्र शुरू होते ही कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एकजुट हो गए दोस्तों, हाथों में तख्तियां लेकर सदन के अंदर चले गए और जोरदार तरीके से बवाल किया गया दोस्तों। और मांग की गई कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। नैनीताल में पुलिस की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को किडनैप किए जाने, अपहरण किए जाने की घटना की भर्त्सना करते हुए जोरदार प्रोटेस्ट किया गया दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस के विधायक गण ने नियम 310 के तहत सदन के अंदर कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है दोस्तों, सच से भागने की कोशिश कर रही है। तो जोरदार तरीके का विवाद खड़ा हो गया और नारेबाजी की गई है। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार तरीके से हमला बोला है दोस्तों। दरअसल गैरसैंण विधानसभा भवन के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के साथ में डेरा डाल दिया दोस्तों। रात भर डेरा डालकर वहीं पर सोए रहे। मुख्यमंत्री ने फोन करके आश्वासन दिया कि ये बातें सुनी जाएगी दोस्तों, लेकिन विपक्ष को पता है कि मुख्यमंत्री केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं और इसके बाद फैसला लिया गया कि प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा दोस्तों। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस दौरान कहा कि हम लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं, जब तक कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता तब तक इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों जिस तरीके से जनप्रतिनिधि को अगवा कर लिया गया था, काफी गंभीर मामला उत्तराखंड से सामने आया था दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के अंदर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है, जिनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है और जनप्रतिनिधि को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जा रहा है, तो वहां की व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। ये डंके की जोर पर बोला जा सकता है। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच में हुए झड़प के अंदर कई सारे जवानों की मौत हो गई थी दोस्तों। इस मामले को लेकर लगातार चाइना के प्रति लोगों में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार अब चाइना के साथ में हाथ मिलाने जा रही है दोस्तों। चाइना के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीरें खिंचवाई। इस पर विपक्ष की ओर से सुप्रिया शिनेट बोली, कहा गलवान में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम पाकिस्तान से नहीं असली में चीन से लड़ रहे थे। भारत के सेना प्रमुख ने इस तरीके का दावा किया था दोस्तों। यहां पर मोदी जी गर्मजोशी से चीनी विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा क्या? दरअसल दोस्तों जितनी बार भी चाइना के साथ में हाथ मिलाया गया उसने धोखा दिया, चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती किनारे में झूला झुलाया हो दोस्तों और उसके बाद महाबलीपुरम में बुलाकर पौराणिक जगह दिखाई हो, अंततोगत्वा चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए बार बार भारत के बॉर्डर के पास कोई ना कोई हरकत की है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर दोस्तों तो जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हर प्रदेश कांग्रेस इकाई की ओर से चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एनालिसिस कराई जा रही है दोस्तों। ऐसा ही एक एनालिसिस मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं कि चुनाव वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर 34 लाख से अधिक नए वोटर के नाम लिस्ट में जोड़े गए। सिर्फ आखिर 2 महीने के अंदर हर दिन औसतन 26,000 नए वोटर ऐड किए गए, जिससे इस अवधि में कुल मिलाकर 16 लाख नए वोटर ऐड किए गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में लगभग 1% अधिक वोट मिला था, लेकिन 2023 में यह अंतर बढ़कर 8 से 9% तक पहुंच गया। आरोप है कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 9% वोटों की चोरी हुई है। खासतौर पर 35 ऐसी विधानसभा सीट चिन्हित की गई है जहां पर जीत का अंतर बहुत कम था, लेकिन वहां नए जुड़े वोटों की संख्या इस अंतर से कहीं अधिक थी। उमंग सिंघार की ओर से और भी कई खुलासे करते हुए कहा गया कि मैं सारे आरोपों को सबूत के तौर पर पेश करूंगा, यानी सबके सबूत दूंगा। धीरे धीरे करके उन्होंने कहा कि हम पूरी इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, जो हमको अंदेशा है उसके अनुसार कम से कम 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरीके की चीजें की गई है। सबकी हम जांच करवा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट सबके सामने लेकर आएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी का हर नेता उसी तरीके का व्यवहार करता दिखाई देता है दोस्तों। बीजेपी के नेता रहे मनीष कश्यप, जो आजकल जन स्वराज पार्टी के नेता बन गए हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनीष कश्यप सत्तू घोलने के लिए गाड़ी में बैठकर संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सत्तू पी पा रहे हैं। इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि फॉर्च्यूनर में बैठकर सत्तू बनाने में दिक्कत
दिक्कत होना, सब चाहेंगे कि इसी तरीके की संघर्ष सबको मिले। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दावा किया जा रहा है कि आज लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इन विधेयकों के माध्यम से ऐसे कानूनी ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया तय की जा सके। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तारी से बचाने के भी नियम आएंगे और साथ में ये नियम भी आएगा। तमिलनाडु के एक मंत्री को गिरफ्तार किया गया था, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया दोस्तों, तब जाकर ये नियम लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तब भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया था दोस्तों, उन्होंने जेल से सरकार चलाई थी और इसी पर कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय हो, क्या आपको लगता है कि सही नियत से लाई जा रही है या फिर बदनीयत से लाने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी के साठगांठ को लेकर दावा करने लगे दोस्तों। नवादा के अंदर भगत सिंह चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में साठगांठ चल रही है, दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। संविधान में आपको वोट का अधिकार है जिससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त ने आपसे छीनने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में वोट चुराए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच में चुनाव आयोग ने तकरीबन 1 करोड़ नए मतदाता बनाए हैं। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी के इस दावे को उन्होंने सामने से जनता से वेरीफाई भी करवाया है, जहां पर एसआईआर के दौरान जनता के जो वोट काटे गए दोस्तों, वहां पर लोकसभा में वोट डालने वाले व्यक्ति ने, बल्कि लोकसभा में पार्टी का काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उनका नाम पहले मतदाता सूची में था लेकिन अब हटा दिया गया है। यानी एसआईआर को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों राहुल गांधी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के वोटर लिस्ट के मामले को लेकर भी लगातार इन्हीं पूरे अपने कार्यक्रम के दौरान सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर आजकल इतना झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों जिसकी कोई इंतहा नहीं है। दरअसल खबर सामने आती है जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने 2 लेटर जारी करते हुए बताया कि केसी वेणुगोपाल के नाम से सोशल मीडिया पर 2 लेटर जारी करते हुए फेक लेटर दिखाते हुए दावा किया जा रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से केसी वेणुगोपाल ने लेटर जारी किया है दोस्तों, जबकि ये बात एकदम गलत है। एक तो झूठा लेटर बनाया जा रहा है दोस्तों, उसमें भी एकदम इलॉजिकल बातें लिखी जा रही है। लिखा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई सालों से बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है, तो अब समय आ गया है अल्पसंख्यक समुदाय की ताकत दिखाने का और बीजेपी को हराने का। इस मुद्दे पर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मूवमेंट करना चाहिए और इसके बाद पब्लिक ओपिनियन बनाना है और हमें माइनॉरिटी समाज के यानी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विश्वास को जीतना है। हमें जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लेकर आना है। यानी दोस्तों बेसिर पैर की बातें की जा रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पर इस तरीके की बातें लिखी जा रही है। इस पर पवन खेड़ा ने भाजपाइयों को सबक सिखाते हुए स्पष्ट तौर पर बोल दिया कि कम से कम इस तरीके का झूठ फैलाकर ही बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बच नहीं पाओगे। राहुल गांधी तुम्हें पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि सारे षड्यंत्र अपनाए जाने की कैसे राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा को डिमीन किया जाए, उसकी मान्यता को कम किया जाए। लेकिन अब जनता को समझ में आने लगा है कि किस लेवल पर धांधली हुई है दोस्तों, और इसीलिए आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के आगे आने और बताने की कई सीटों पर धांधली हुई है, तो उसी रास्ते पर आगे निकलते हुए अब हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने कई सारी सीटों पर एनालिसिस कराना शुरू कर दिया है दोस्तों। वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए दोस्तों। वहीं पर हरियाणा के अंदर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं उदय भान सिंह की हम लोग पूरे बूथवार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और आंकड़ों के आधार पर हम लोग पूरी जानकारी इकट्ठा करके पता कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा इलेक्शन, पिछला इलेक्शन हुआ था। अगर यहाँ से भी कुछ अनियमितता की खबर सामने आएगी दोस्तों तो उन्होंने कहा है कि हम डिटेल में मीडिया के सामने पूरी जानकारी देंगे। हम लोग अपने स्तर पर जांच पड़ताल करवा रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की सारी इकाइयों को काम पर लग जाना चाहिए। आपकी जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी की बिहार की यात्रा ज्यादातर उन इलाकों से गुजर रही है दोस्तों जो एनडीए गठबंधन के दबदबे वाले इलाके बोले जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच में वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने अपने महागठबंधन के सहयोगी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत दरवाजे यानी गया जी पर दस्तक दी है दोस्तों। कई छोटी छोटी जनसभा के बीच उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे निशाने पर लेते हुए सवाल पूछा है दोस्तों। चुनाव आयोग को भी आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी ने इन भाषण में गया जी की जनता पर असर डालने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर कहा है कि हम लोग यहाँ पर अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं और जो धांधली हुई है उसे लेकर लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कई सारे सबूत पेश किए हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी आरजेडी के झंडे से पूरा का पूरा काफिला पटा हुआ दिखाई दिया, जहां तहां होर्डिंग्स केवल इंडिया गठबंधन की नजर आ रही थी दोस्तों। गया का सामाजिक समीकरण
समीकरण ये है कि 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जय कुमार पालित यहां से विधायक बने थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी गया शहर की सीट पर अपना वर्चस्व कायम नहीं रखा। दोस्तों 1985 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णानंद तरवे यहां पर 9,213 वोट मात्र प्राप्त करवा पाए थे और तीसरे नंबर पर थे दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर चुनाव जीते और दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी रहती थी। लेकिन यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है दोस्तों। पिछले कई चुनाव में बीजेपी यहां जीती है और राहुल गांधी की सभाओं का असर यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि 1990 से लेकर 95, 2000 और 2005, 2010 और 15 के बीच में यहां घूम फिरकर बीजेपी के लोग चुनाव जीते दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका साफ एग्जांपल है 2010 में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर था दोस्तों। लेकिन 2015 में कांग्रेस का उम्मीदवार यहां पर 44,000 वोटों के साथ में दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। 2020 में यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 55,000 वोट मिलते हैं दोस्तों। यानी अभी तक का सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। 11,000 के अंतर से कांग्रेस का उम्मीदवार यहां चुनाव हार जाता है दोस्तों। तो पार्टी के पास मौका है इस सीट को जीतने का, यहां पर सीट को जीतने का। और राहुल गांधी की सभा के बाद जरूर समीकरण बदलेंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अब डिटेल में जानकारियां इकट्ठा की जा रही है दोस्तों। डिटेल में सब कुछ बताया जा रहा है। ऐसे ही सोशल मीडिया हैंडल पर एक व्यक्ति ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल निकाला तो लगभग 25 जो थे वो गलतियां हमने पकड़ी है। इस पर रवीश कुमार कहते हैं कि 25 बार झूठ बोला आयोग ने। अरे 100 बार क्यों नहीं बोला, ये भी एक सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों चुनाव आयुक्त के द्वारा जो बयान दिया गया और जिस तरीके से मीडिया वाले कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को बात हजम नहीं हो रही और वो लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए उल्टे सीधे बयान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में दोस्तों कई लोग निकलकर सामने आते हैं। आपकी जो भी राय है इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान 2 फरवरी 2014 को मुंबई को मोनोरेल की सौगात दी गई थी दोस्तों। तब से लगातार 10 से 11 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई दोस्तों। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तो अब मोनोरेल को लेकर भी एक खबर सामने आई है दोस्तों, जो काफी दुखद है। खबर यह है कि मोनोरेल रास्ते में फंस जाती है दोस्तों, यानी खराब हो जाती है, जिसके बाद सैकड़ों लोग उसके अंदर फंस जाते हैं। बाद में उनको क्रेन के माध्यम से उतारा जाता है। MMRDA के मुताबिक अंदर फंसे सभी यात्रियों को निकाल लिया गया। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार क्या मोनो रेल को सही से संचालित नहीं कर पा रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को बनाकर दिया था उसका सही से संचालन अभी तक 11-12 साल से लगातार अच्छे तरीके से हो रहा था। लेकिन अचानक से अब क्या हो गया कि अचानक से ये रुक गया दोस्तों। हालांकि इसे लेकर अब बहानेबाजी भी चल रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि बिजली आपूर्ति की समस्या के कारण ऐसा हुआ है, ओवरलोड हो गया था, इस तरीके के भी बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम की बनी है मोनो रेल लोगों को लगातार सुविधा प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। लेकिन इसका मेंटेनेंस करना भी जरूरी है और बीजेपी की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना आम जनता को इससे परेशानी होगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसे सुचारू रूप से चलाना भी एक कला होती है और ऐसा करने में बीजेपी की सरकार कम से कम महाराष्ट्र के अंदर मोनो रेल के मामले को लेकर पूरी तरीके से फेल दिखाई देती है दोस्तों। जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। तो वहीं पर राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट के मामले को लेकर आंकड़े जारी करते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछा था दोस्तों। इसके बाद CSDS के संजय कुमार आकर कहते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर उनके पास जो आंकड़े हैं कुछ इसी तरीके के हैं। कई लाख लोगों के नाम जोड़े गए थे और उन्होंने हर विधानसभा को टारगेट करते हुए जानकारी दी थी दोस्तों, जहां पर 40-40% वोटर लिस्ट में नाम ऐड कर दिया गया था। ये कई सारे खुलासे उन्होंने किए, लेकिन 2 दिनों के बाद खबर सामने आती है कि वो उन्होंने अपने बयान से पलटने का फैसला लिया और वो कहते हैं कि मैंने जो डेटा दिया था वो गलत था, मैंने गलत डेटा कैलकुलेट कर लिया था। हालांकि दोस्तों अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्यों डर गए, क्या डरा दिया गया क्या तुम्हें, जो अब तुम अपने पुराने एनालिसिस से पीछे भाग रहे हो। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर जहां पर एक और CSDS वालों से सवाल पूछा जा रहा था, दूसरी और गोदी मीडिया के लोग अपने काम पर लग गए हैं। CSDS वाले का राहुल गांधी के दावे से कोई लेना देना नहीं है, एक उधर है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर चोरी टू सॉरी लिखकर राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों। यानी इसीलिए इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। तो ये लोग भड़क जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों। यानी CSDS के संजय कुमार का आंकड़ा अलग है, वो अलग दावा कर रहे थे। राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर खुद से अपनी पार्टी का रिसर्च करवाया और उसके बाद वो आंकड़ा लेकर आए थे। राहुल गांधी महादेवपुरा विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। अगर गोदी मीडिया वालों में हिम्मत है तो राहुल गांधी के आंकड़े दिखाकर बताए कि राहुल गांधी का आंकड़ा कहां गलत हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वही चल रहा है दोस्तों। नैरेटिव भाजपा का बनाना है, गुणगान बीजेपी के गाने हैं, तो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कहीं से कुछ उठाकर जैसे तैसे बीजेपी का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों
दोस्तों की लोगों के बीच में सारी बातें एकदम पहुंच चुकी है, जनता समझ चुकी है कि कितने स्तर पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश गुप्ता कहते हैं कि लोगों के घर के नंबर 0 इसलिए डाले गए थे क्योंकि कई सारे लोग होमलेस लोग हैं, यानी जिनके पास घर नहीं है तो उनका कोई नंबर नहीं है, तो उनके नंबर, उनके घर के नंबर के लिए हम 0 डाल देते हैं। लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि आप 0 डाल देते तो ये बताइए कि 9,99,999 ये जो नंबर है ये किसका घर का नंबर होता है? और ऐसे एक ही नंबर के कई सारे व्यक्तियों को घर में बताया जा रहा है। दोस्तों या तो ये सारे लोग होमलेस है, अगर ये होमलेस है तो फिर इनके घर का नंबर 0 होना चाहिए था। अगर होमलेस नहीं है तो फिर एक ही घर में इतने सारे लोग कैसे रह रहे हैं? यानी 5 या 15 लोग एक ही घर में रह रहे हैं दोस्तों, और घर का नंबर भी अजीब तरीके का है। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नौकरी के बदले जमीन वाले मामले को लेकर दोस्तों राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दलील दी गई है। दोस्तों सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि जमीन जो हमने खरीदी है पैसा देकर खरीदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर जमीन खरीदना कोई अपराध नहीं है, किसी भी आरोपी को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया, इन लेन देन का आपस में कोई संबंध नहीं है। उनके वकील ने कहा कि सीबीआई को यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार हुआ था। अदालत इस मामले पर 20 तारीख यानी आज आरोपों पर दलील सुनने वाला है दोस्तों, यानी फिर से सुनवाई होने वाली है। मामला इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले, तो काफी ज्यादा इस मामले को लेकर लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है दोस्तों कि आखिर क्या फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ में गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की सरकार है, यहां पर जोरदार तरीके का लोगों का विरोध देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि गुरुग्राम में कूड़ा ग्राम बनाने को लेकर और जल ग्राम बनाने को लेकर, यानी जहां तहां जल भराव की स्थिति को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जोरदार प्रोटेस्ट किया। दोस्तों विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाते हुए गुरुग्राम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के बाहर जाकर कूड़ा डाल दिया दोस्तों, विरोध जताया और कहा कि जब पूरे गुरुग्राम के अंदर इस तरीके के कूड़े वाले हालात है, यानी सही से साफ सफाई नहीं हो रही है, तो फिर आपके दफ्तर क्यों साफ रहे? यहां पर भी आकर हम कूड़ा फेंक कर जाएंगे, और पूरा ट्रॉली भरकर कूड़ा फेंक दिया गया है। दोस्तों विरोध जताने का तरीका एकदम सही है, इसी सही अधिकारियों के होश ठिकाने आएंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद।